कुछ लोगों की किस्मत में ना अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना लिखा होता है। वे इतने बड़े काम कर जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी इतनी महान किस्मत लिखी? ये वही लोग होते हैं जो कुछ अनोखा करने का सपना देखने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग हमेशा कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं और तब तक कोशिश करते हैं जब तक कि वो कामयाब ना हो जाए। तो ये खास कहानियों वाले आम लोग हैं और इनकी कहानियां खास इसीलिए है क्योंकि उन्होंने उसे ऐसा बनाया है। जैसे कि एक बात जो हमेशा से कूल रही है वो है आउटर स्पेस, यानी अंतरिक्ष में जाने का आइडिया। जिस प्लैनेट अर्थ यानी कि धरती पर आप और हम रह रहे हैं, उससे बाहर निकलकर स्पेस पर जाने के ख्याल ने लोगों को अपने सपनों को हासिल करने के लिए हमेशा इंस्पायर किया है। और जो लोग इस अंतरिक्ष का सफर करते हैं उन्हीं की तो कहानियां बनती है। और आज हम एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आउटर स्पेस गई थी। इससे उन्होंने लाखों लोगों के सामने एक मिसाल कायम की, जिससे लोग खुद पर भरोसा करने और नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए इंस्पायर होते हैं। तो आइए स्पेस पर जाने वाली इंडियन ओरिजिन की पहली महिला कल्पना चावला की कहानी सुनते हैं। इस सफर की शुरुआत करते हैं। कल्पना चावला का जन्म भारत के शहर करनाल में हुआ था, जो आज हरियाणा में पड़ता है। लेकिन जब कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था, यानी कि 1962 को, तब करनाल पंजाब का हिस्सा था। उनकी माँ का नाम संज्योति चावला और पिताजी का नाम बनारसी चावला है। वो अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। कल्पना से पहले उनकी दो बहनें और एक भाई था। जब कल्पना का जन्म हुआ तो प्यार से उनका नाम मोंटू रखा गया। हालांकि जब वो 3 साल की थी तो उन्होंने अपना नाम बदलकर कल्पना कर लिया। कल्पना का मतलब है इमेजिनेशन, ख्याल, और तब से उनका ऑफिशियल नाम बन गया था। कल्पना की फैमिली उनके चाचा की फैमिली के साथ करनाल के उनके घर पर रहते थे। उन्होंने अपना बचपन इसी घर में बिताया, जिसे वे पुराना घर बुलाती थी। यही वो जगह है जहां से वो आसमान की ओर ताकती थी और हैरान होती थी। वो रात को आसमान में दिखने वाले तारों के रहस्य से भरी दुनिया को देखकर गुम हो जाती। कल्पना की फैमिली उन्हें स्कूल में जल्दी डालना चाहते थे। उनका एडमिशन आसानी से हो जाए, इसीलिए उन्होंने कल्पना का बर्थ ईयर 1962 के बजाय 1961 बताया था। वो प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ाई के लिए टैगोर बाल निकेतन स्कूल गई थी। जब कल्पना अपनी टीनेज के शुरुआती सालों में थी, तब उनकी फैमिली कुंजपुरा रोड के एक बेहतर और बड़े घर में रहने लगी। अब इस सड़क को रूडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब किम की वजह से मशहूर किया। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने काफी मुश्किलें झेली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक लगभग ऐशो आराम की जिंदगी दी। उन्होंने सिर्फ 5वीं क्लास तक की ही पढ़ाई की थी। वैसे कम पढ़ाई लिखाई करना उन दिनों आम बात होती थी। देश के पार्टीशन के कारण उन्हें काफी कुछ भुगतना पड़ा था, लेकिन वो गरीबी से उबर गए और अपनी फैमिली को एक बेहतरीन लाइफस्टाइल दी। उन्होंने ये सब अपने दम पर हासिल किया था, क्योंकि उनके अंदर कुछ कर गुजरने की आग थी। हम देख सकते हैं कि उनकी बेटी में भी वही आग थी, जिसने उनके अंतरिक्ष में जाने के सपने को सच बनाया था। कल्पना के पिताजी एक बिजनेसमैन थे, इसीलिए वो अक्सर अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए उनके साथ नहीं होते थे। उनकी माँ भी कल्पना की दादी की देखभाल में बिजी रहती थी। वो धर्म में विश्वास रखने वाली समझदार औरत थी। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के सपनों और इच्छाओं का साथ दिया। कल्पना और उनके 2 भाई बहनों की देखभाल उनकी सबसे बड़ी बहन सुनीता करती थी। कल्पना अपनी इस बहन के बहुत करीब थी और उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता था, इसीलिए कल्पना का बचपन बहुत ही अच्छा रहा। इसने कल्पना को एक मजबूत फाउंडेशन दी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को लेकर राय बना पाई और अपने टैलेंट को समझ पाई। बचपन से ही वो अपने एम्बिशंस, अपने सपनों को पाने के लिए अपनी सारी काबिलियत और अपना पूरा जोर लगा देती थी। जब वो छोटी थी तो पुष्पक एयरप्लेन को अपने सर के ऊपर से उड़ान भरते हुए देखती थी, जिसने उसके मन में भी उड़ने की इच्छा की चिंगारी जगाई थी। वो अपने 11th और 12th की पढ़ाई के लिए दयाल सिंह कॉलेज और डीएवी कॉलेज फॉर विमेन गई थी। उन दिनों का ट्रेंड ये था कि जिन लड़कियों ने ये प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर ली है, उनकी शादी कर दी जाती थी। उनके पिताजी के मन में भी यही सोच थी। हालांकि कल्पना के मन में अपने लिए कुछ और ही प्लान्स थे। वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहती थी। शुरू में उनके पिताजी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए थे। फिर भी कल्पना की माँ और बहन सुनीता उनके पीछे मजबूती से खड़ी रही और उनके पिताजी को इसके लिए मना लिया।
इनकी वजह से वो अपने सपनों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ पाई और इसीलिए उन्होंने ऐसे कॉलेजों की तलाश शुरू कर दी जो इस कोर्स को पढ़ाते थे। लेकिन अफसोस कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अपने आप में एक अलग फील्ड था और हर कॉलेज एक क्वालिटी कोर्स नहीं देती थी। इसीलिए उन्होंने और उनकी फैमिली ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए पूछताछ की, लेकिन उन्हें कहा गया कि लड़कियां इस फील्ड में नहीं आती है और वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कोशिश करें तो बेहतर होगा। लेकिन ये सुनने के बाद कल्पना इससे बिल्कुल भी निराश नहीं हुई और वे अपने फैसले पर टिकी रही और इसीलिए वो उन पहली 4 लड़कियों में से एक थी जिन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने वाली पहली लड़की बनी। करनाल में एक एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब था जो उस वक्त के हिसाब से अनोखी बात थी। कल्पना ने वहां डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के लिए अपने पिताजी को मना लिया। उसके बाद वो अक्सर बुक स्टोर्स में एविएशन सेक्टर की किताबों के लिए जाती रही। वो JRD टाटा की रिस्पेक्ट करती थी। टाटा इंडिया के पायनियर एविएटर और बिजनेसमैन थे। इन्होंने ही एयर इंडिया की शुरुआत की थी और कल्पना खास तौर पर इनकी ऊंची सोच, हाई स्टैंडर्ड और किसी भी तरह के इलीगल और करप्ट प्रैक्टिस से दूर रहने के हौसले से काफी इम्प्रेस्ड थी। इतना ही नहीं, कल्पना को नेचर से भी बहुत प्यार और लगाव था। वे कुंजपुरा रोड वाले अपने घर के सामने बने खूबसूरत गार्डन की देखभाल करती। ये कुछ ऐसा था जिसमें वे और उनकी बहन सुनीता दोनों को एक समान इंटरेस्ट था। वे दोनों ही नेचर के बहुत करीब थे। जब वे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में थी तो कुछ ही टाइम में वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फैकल्टी प्रोफेसर VS मल्होत्रा और प्रोफेसर SC शर्मा की फेवरेट बन गई। कल्पना ऐसी शख्स थी जो किसी भी तरह के अन्याय या गलत व्यवहार के आगे नहीं झुकती थी। जब वो कॉलेज में फ्रेशर थी तो उन्हें बताया गया कि सीनियर्स अक्सर जूनियर्स को परेशान करते हैं। जब उनके सीनियर्स ने उनसे अपनी बात मनवानी चाही तो उन्होंने मना कर दिया और उनसे पूछा, तुम क्या करोगे, मुझे मारोगे? बस उस दिन के बाद किसी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया। उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी को हल्के में नहीं लिया और पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए कराटे की ट्रेनिंग ली और आखिर में उन्होंने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन पूरी की। उन्हें फौरन बैंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जॉब की ऑफर दी, लेकिन उन्होंने इस जॉब ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उनके दिमाग में कुछ दूसरे ही प्लान्स थे। वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो जानती थी कि अगर उन्हें मास्टर्स करना है तो उन्हें अमेरिका जाना होगा, क्योंकि उन दिनों इंडिया अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था और मास्टर्स के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं थे। और इसलिए जब वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर थी तो उन्होंने अमेरिका के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। उनके पास अपने प्रोफेसरों से बेहतरीन सिफारिशें थी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही शानदार था। इसलिए उनकी एप्लीकेशन को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए कई जाने मानी यूनिवर्सिटीज ने आसानी से मान लिया, जैसे कि आर्लिंगटन में टेक्सास यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क में रेंसलियर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी को चुनने का फैसला किया क्योंकि वे उन्हें फर्स्ट ईयर से ही असेसमेंटशिप देने को तैयार थे। इसका मतलब था कि वो यूनिवर्सिटी में काम भी कर सकती थी और सीखने के साथ साथ कुछ पैसे भी कमा सकती थी। कल्पना को पैसों की कद्र थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उनके माँ पिताजी जरूरत से ज्यादा उन पर खर्च करें। इस इनकम से उन्हें काफी मदद मिलने वाली थी। इसलिए जब वो जाने के लिए तैयार हुई तो उनके साथ उनके भाई भी थे जो उन्हें उनके घर और कॉलेज में सेटल करने में हेल्प के लिए थे। उनके भाई तब तक उनके साथ रहे जब तक वो खुद नए माहौल में और अपने नए घर में सेटल नहीं हो गई और इसीलिए वो 1 सितंबर 1982 यानी कि 1982 को US आ गई। ठीक उसी समय जब ऑटम सेमेस्टर शुरू होने वाला था, उन्होंने वहां अपने रूममेट्स के साथ खुद को आसानी से सेटल कर लिया था। भले ही कल्पना का इंटरेस्ट उड़ने में था, लेकिन जब वो आर्लिंगटन में थी तो उन्होंने ज्यादा फ्लाइट्स में उड़ान नहीं भरी थी क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहती थी। जब उनके पिताजी आर्लिंगटन में उनसे मिलने आए थे तो वो उन्हें एविएशन शो दिखाने ले गई जो उन दिनों इंडिया में नहीं हुआ करता था। उन्होंने लगभग अपने सारे सब्जेक्ट्स में एक्सीलेंट A ग्रेड के साथ अपने मास्टर की पढ़ाई पूरी की। जब वो आर्लिंगटन में थी तब उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने स्कूबा डाइविंग और स्विमिंग जैसे दूसरे इंटरेस्ट को भी अपनाया। जब वो स्विमिंग करना सिर्फ सीख ही रही थी तो वो पूल की गहराई तक चली गई और एक्सपर्ट न होने की वजह से डूबने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को शांत रखा और सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला। तो इस घटना से पता चला कि वो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने की काबिलियत रखती थी और कभी कभी रिस्क लेने से भी नहीं चूकती थी।
उन्हें लंबे हाइकिंग पर जाना पसंद था और भले ही टेक्सास में लंबी दूरी तक पैदल चलने के लिए सही जगह ढूंढना मुश्किल था, फिर भी उन्होंने अपने लिए ऐसी जगह ढूंढ निकाली थी। अपने मास्टर्स की पढ़ाई के लिए कल्पना की थीसिस का सब्जेक्ट था द एवोल्यूशन ऑफ अ क्रॉस फ्लो फैन एम्बेडेड विद एन एयरप्लेन विंग। उन्होंने 1984 में यानी कि 1984 में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। जब वो आर्लिंगटन में थी तो उन्हें 1984 में अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। उन्हें ड्राइविंग करना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने एक पुरानी कार खरीदी ताकि वो आराम से यहाँ वहाँ आ जा सके। उन्हें हाथ गंदे होने का डर भी नहीं था, इसलिए अपनी कार अक्सर वो खुद ही रिपेयर करती थी। अब ये वक्त उनके पीएचडी का था। उन्होंने बोल्डर में कोलोराडो यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एनरोल करने का फैसला लिया। यहाँ वे कंबशन सब्जेक्ट पर और जोर देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आर्लिंगटन छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई के लिए बोल्डर चली गई। लेकिन जैसे उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा था और ये वो नहीं था जो वो करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने 1985 यानी कि 1985 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ओर वापस अपना रुख किया। उन्होंने अपनी पीएचडी 1988 यानी कि 1988 में की और उनका सब्जेक्ट रहा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स प्रोजेक्ट टू कैलकुलेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एयरफॉइल फिटेड विद ऑसिलेटिंग स्पॉयलर्स ऑन इट्स अपर सरफेस। उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई करने के दौरान भी बाहर घूमने के लिए वक्त निकाला। वो अक्सर बाहर घूमने जाती थी, हाइक करती और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटी के लिए भी जाती थी। वे नेचर की खूबसूरती को एंजॉय करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और नतीजा ये हुआ कि बोल्डर में उनका बिताया वक्त उनके लिए बहुत ही यादगार रहा। उस वक्त तक कल्पना चावला अमेरिकी सिटीजन नहीं बनी थी, इसीलिए वो सीधे नासा एम्स रिसर्च सेंटर में काम नहीं कर सकती थी। तभी उन्हें कॉन्ट्रैक्टर ने नासा एम्स रिसर्च सेंटर के लिए काम करने के लिए रखा था। ये सेंटर कैलिफोर्निया के सनीवेल में था और आखिर में वो 10 अप्रैल 1991 को सिटीजन बन गई। यहीं पर कल्पना ने अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और पालो आल्टो एयरपोर्ट को ज्वाइन किया। अपने अकेले की प्रैक्टिस के लिए जरूरी सारे सिलेबस को उन्होंने पूरा किया। उन्हें अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस भी मिल गया। बाद में उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट रेटिंग और मल्टी इंजन एयरप्लेन रेटिंग भी हासिल कर ली। शुरू में जब उन्होंने अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की थी तो वो एक लापरवाह पायलट थी जो कुछ ऐसे रिस्क उठाती थी जिसकी जरूरत ही ना हो। हालांकि जैसे जैसे उन्होंने सीखना शुरू किया वो एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सेफ पायलट बन गई। जब वे कैलिफोर्निया में थी तो उन्होंने स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग करना भी जारी रखा। वो इंडियन क्लासिकल डांस की शौकीन भी थी और वो इसे आगे बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इसके लिए क्लासेस लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा नेचर के करीब जाने के लिए उन्होंने जितने भी आउटिंग किए उससे साफ पता चलता है कि वो ज्यादा टेम्परेचर की गर्मी को आसानी से झेल लेती थी। 1991 में वो इंडिया आई थी, लेकिन तब उन्हें पता नहीं था कि वो यहाँ आखिरी दफा कदम रखने जा रही थी। वो ओवरसेट मेथड्स इंक नाम के एक 4 लोगों की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनी, जहां उन्होंने वही काम किया जो वे नासा एम्स रिसर्च सेंटर में करती थी। इस तरह उन्हें एक कॉन्ट्रैक्टर के बगैर ही काम मिल सकता था। उन्होंने इस कंपनी में जिन 3 लोगों के साथ काम किया वे उनके साथ नासा में काम करते थे। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसे उन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। वो एक एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी और वो नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स से जुड़ना चाहती थी। इसलिए वो एस्ट्रोनॉट की भर्ती के मौके पर नजर रखती थी। उन्होंने अपना एप्लीकेशन पहले से ही तैयार कर लिया था और 1 जून 1993 यानी कि 1993 को उन्हें जो पहला मौका मिला उन्होंने अप्लाई कर दिया। जब भी वो पायलट के तौर पर कुछ भी नया हासिल करती थी तो वो अपनी एप्लीकेशन में उसे अपडेट करती और आखिर में 1994 की गर्मियों में उन्हें ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर से इनविटेशन मिला। फिर से उन्हें मुश्किल मेडिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सोशल सेटिंग्स में ऑब्जर्वेशन और उस वक्त के एक्टिव एस्ट्रोनॉट्स के एक बोर्ड के साथ एक फॉर्मल इंटरव्यू से गुजरना पड़ा। फिर दिसंबर 1994 में यानी कि 1994 में उन्हें न्यूज मिली कि उन्हें नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में एक्सेप्ट कर लिया गया है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे अपने डिसिप्लिन में साइंटिफिक नजरिया रखें और उसी लिहाज से रिस्क भी ले, और ये सारी क्वालिटीज तो कल्पना में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो मार्च 1995 में यानी कि 1995 में कैलिफोर्निया से ह्यूस्टन चली गई। एक बार जब उन्हें एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में चुन लिया गया तो उन्होंने जोरों शोरों से स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग शुरू की। यहाँ से उनका अंतरिक्ष तक का सफर बस कुछ कदमों की ही दूरी पर था। उन्होंने और उनके क्लासमेट्स ने नासा के अलग अलग सेंटर्स और देश भर के मिलिट्री सेंटर्स में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। हर एस्ट्रोनॉट को एक अलग नाम मिला था और कल्पना को उनके क्लासमेट्स ने केसी बुलाना शुरू किया। वे इसके बाद से इसी नाम से जानी जाती रही।
उनकी ट्रेनिंग करिकुलम में 1 साल के लिए सुपरसोनिक जेट ट्रेनर्स को पढ़ना और उड़ाना, जमीन और समंदर में खुद को कैसे जिंदा रखना है, अंतरिक्ष शटल सिस्टम, स्पेस स्टेशन सिस्टम, सिविल सर्विस रेगुलेशन, पब्लिक रिलेशंस और दूसरी काफी सारी बातें शामिल थी। ये एक बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पर वो इस ट्रेनिंग के हर सेकंड से प्यार करती थी। अब जिन पायलटों ने मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं ली थी, उन्हें सर्वाइवल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। उन्हें अगर हवाई जहाज से बाहर कूदना पड़े तो उसकी तैयारी के लिए उन्हें ये ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। इसमें ट्रेनिंग सीट ऑपरेशन, पैराशूटिंग, बॉटनी, बायोलॉजी, जो मिले उस पर जीना सीखना, फर्स्ट एड सीखना शामिल था। 1996 में यानी कि 1996 में 1 साल के बाद उन्होंने वहां से ग्रेजुएट किया। अब वो अंतरिक्ष उड़ान असाइनमेंट के लिए तैयार थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अंतरिक्ष में जाने वाली थी। उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए चुने जाने के लिए इंतजार करना पड़ा, पर इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो तब तक चुपचाप बैठती। उनका मैथ्स और कंप्यूटिंग में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एंड रोबोटिक्स कंप्यूटिंग, सिचुएशनल अवेयरनेस डिस्प्ले, स्पेस शटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर जैसे कई सारे कामों में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। और फाइनली उन्हें नवंबर 1996 में STS-87 क्रू के लिए चुना गया। उन्हें इस उड़ान के लिए मिशन स्पेशलिस्ट 1 यानी कि MS-1 और बैकअप फ्लाइट इंजीनियर का पोजीशन दिया गया। उनके क्रू मेंबर्स में यूएस एयरफोर्स के पायलट केविन क्रेगल, लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीव डब्ल्यू लिंडसी, ताकाउ दोई, कर्नल लियोनिड केटनुक, विंस्टन स्कॉट और यारोस्लाव शामिल थे। और फिर उस खास मिशन के लिए उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्हें कई सारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज से गुजरना पड़ा ताकि वे एक अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार हो सके। आखिर में 19 नवंबर 1997 को यानी कि 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया ने दोपहर बाद 2:46 पर उड़ान भरी। शुरू में उनके और उनके क्रू मेंबर्स को धरती के ऑर्बिट में सफर करते हुए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन सभी को इसकी आदत हो गई। और कोलंबिया का काम हो जाने के बाद ये 4 दिसंबर 1997 को यानी कि 1997 को धरती पर वापस आ गया। जब वे वापस धरती पर आए तो उन सभी को यहाँ फिर से एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगा। कल्पना ने अपना पहला स्पेस मिशन पूरा कर लिया था। अब उन्हें अपने फ्लाइट सूट पर 25 मैक का पैच पहनना था और वापस लौटने पर उन्हें और उनके क्रू मेंबर्स को बहुत घूमना पड़ा और कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना पड़ा। एक स्पेस मिशन पूरा करने का मतलब ये नहीं था कि वो खुद से सेटिस्फाइड थी। वो खुद में इम्प्रूवमेंट करती रही और अलग अलग ट्रेनिंग लेती रही। 1999 में यानी कि 1999 में ठंडे मौसम में खुद को कैसे जिंदा रखते हैं, इसकी ट्रेनिंग के लिए कल्पना रशिया गई। सन 2000 की गर्मियों में उनके सामने एक और मौका आया जब उन्हें STS-101 के लिए चुना गया और एक बार फिर से मिशन की तैयारियां शुरू हो गई। जब स्पेस मिशन की तैयारी की बात आती है तो वो बहुत ही बारीकियों पर ध्यान देती थी और सावधानियां रखती थी। वो अंतरिक्ष शटल मैनुअल को ध्यान से पढ़ती थी और उनमें बताए गए सारे प्रोसेस को पहले से ही क्लियर कर लेती थी। ये उनके साथ ही एस्ट्रोनॉट्स के लिए हेल्पफुल साबित हुआ। उनके नोट्स इतने सही होते थे कि वे एस्ट्रोनॉट ऑफिस के लिए सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट बन गए। उनके कई कलीग्स ने उनके नोट्स के लिए उनकी तारीफ की। इस बार उनके साथी थे रिक हस्बैंड, माइक एंडरसन, विली मैककूल, डेव ब्राउन, लॉरेल क्लार्क और एलान रेमन। इस बार के क्रू मेंबर्स एक दूसरे के काफी करीब थे। वे एक ऐसे ग्रुप में थे जो एक साथ जुड़े हुए थे और एक दूसरे की देखभाल करते थे। ये टीम बॉन्डिंग रिक हस्बैंड की बेहतरीन लीडरशिप की वजह से थी। और फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया ने कल्पना चावला और उनके साथियों के साथ फिर से उड़ान भरी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया लौटने वाला था। पूरा मिशन प्लान के हिसाब से चला। हालांकि जब कोलंबिया अपने उतरने की तैयारी कर रहा था तो चीजें गड़बड़ होने लगी। एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से कोलंबिया कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो गया। इमरजेंसी सिचुएशन में सभी क्रू मेंबर्स को प्लेन से निकलने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन इससे उन्हें हेल्प नहीं मिली क्योंकि कोलंबिया में खराबी अचानक से आ गई थी और उसके फौरन टुकड़े टुकड़े हो गए। कल्पना ने 1 फरवरी 2003 को अपनी आखिरी सांसें ली थी, लेकिन वो खुश थी क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक और स्पेस मिशन पूरा किया था और वो एक ऐसा काम कर रही थी जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था, और वो था उड़ना। कल्पना को एक आम इंसान की तरह रहना पसंद था। उन्हें भीड़, चकाचौंध और ग्लैमर में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए वे अपनी फैमिली के साथ एक शांत लाइफ जीना पसंद करती थी। वे इंटरनेशनल स्पेस स्कूल फाउंडेशन को हर साल $1000 का डोनेशन देती थी। वे हमेशा दूसरों के अचीवमेंट्स की रिस्पेक्ट करती थी। जहाँ जिसको किसी बात के लिए क्रेडिट देना होता था वो बिना किसी भेदभाव के उन्हें क्रेडिट देती थी। उन्हें जो चाहिए या नहीं चाहिए उस बात पर वो मजबूती से खड़ी रहती थी।
अपनी सोच और प्रिंसिपल्स पर हमेशा भरोसा रखती थी और उनसे बिल्कुल नहीं हटती थी। इन्हीं सब क्वालिटीज ने उन्हें एक एक्सेप्शनल औरत और उन्हें उन चंद लोगों में से एक बनाया जो अंतरिक्ष तक की उड़ान भर पाए। उनके गुजर जाने के बाद उन्हें कई तरीकों से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सप्लाई पहुंचाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, नॉर्थरोप गुमान कॉरपोरेशन के 14वें कार्गो सिग्नस स्पेसक्राफ्ट मिशन को SS कल्पना चावला नाम दिया गया था। उनके और उनके दूसरे क्रू मेंबर्स के नाम पर एस्टेरॉइड का नाम भी रखा गया। उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मेटेरियोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स का नाम बदलकर कल्पना रखवा दिया था। कर्नाटका सरकार ने यंग लेडी साइंटिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कल्पना चावला अवार्ड की शुरुआत की और नासा ने एक सुपर कंप्यूटर को उनके लिए डेडिकेट किया। कल्पना आज भी हमारे बीच जिंदा है और उनकी रोशनी यूथ को इंस्पायर कर उन्हें रास्ता दिखाती है, जो उन्हीं की तरह एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखते हैं। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है और कल्पना चावला की तरह उड़ान हम भी भर सकते हैं। उनके बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता चली और आप भी बहुत सारी ऐसी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि ये समरी आपको कैसी लगी।